So here we come with the ninth question. So we need to consider the following statement regarding depositional glacial landforms. Eskers are something that is deposited by the subglacial fluvial system. That is correct. The larger terminal moraine are generated by fast retreating glacier. Medial moraines typically display a rounded crest and relatively straight limbs. So one thing I can be very sure about is, एक मिनट, या कि जो एस्कर्स हैं वो रिजेस तो हैं, लंबे लंबे रिजेस जो कि सैंड और ग्रेवल्स इन सब के बने होते हैं, और ये जो ग्लेशियल मेल्ट वाटर होता है उसके बने होते हैं. इवन जो टनल्स होती है ग्लेशियर्स के अंदर, अंडरनीथ ग्लेशियर्स के अंदर, वहाँ से भी आती है, और थ्रू मेल्ट वाटर चैनल्स ऑन द टॉप ऑफ ग्लेशियर इज वेल. तो सब ग्लेशियर कहना कहीं ना कहीं सही है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज सही. फर्स्ट 3 ऑप्शन हो गए, ये वाला ऑप्शन आपका कट गया. तो और इसमें आप देखिए कि या तो आपकी सेकंड स्टेटमेंट सही होगी या थर्ड स्टेटमेंट सही होगी. तो इन दोनों में से ही हमें पता है कि कोई ना कोई स्टेटमेंट गलत है. तो लार्जर टर्मिनल मोरेन आर जनरेटेड बाय फास्ट रिट्रीटिंग ग्लेशियर्स. अब क्या है कि टर्मिनल मोरेन क्या है? टर्मिनल मोरेन एक डेब्रिस है, रिज है, जो कि आपके ग्लेशियर के एंड में जाके बनता है. ठीक है. और ये फर्दर मार्क करता है कि ग्लेशियर जो है कितना आगे तक गया है, क्योंकि वो आखिरी में बनता है. इसको हम एंड मोरेन कहते हैं. अगर ग्लेशियर रिट्रीट जो है वो ज़्यादा है, ज़्यादा जल्दी से रिट्रीट हो रहा है, देन एक्यूमुलेशन जो है वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं होगा. सो अगर आपको थिक सीक्वेंस डेवलप करना है टर्मिनल मोरेन का, तो ग्लेशियर हैव टू स्टे देयर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, है ना. तो लार्ज टर्मिनल ग्रेन आर जनरेटेड बाय स्लो रिट्रीटिंग ग्लेशियर्स, नॉट फास्ट. सो सेकेंड स्टेटमेंट इधर कम हो जाती है गलत. ये ऑप्शन भी गया, ये तो गया ही, टेक्निकली आपका सही हो जाएगा. लेकिन मीडियल मोरेन के बारे में भी जान लो. ये डिस्प्ले करता है राउंडेड क्रेस्ट. ओके. मीडियल मोरेन जो है वो आपके बाय द कॉन्फ्रेंस ऑफ 2 लेटरल मोरेन, मीडियन मोरेन तब बनता है. टिपिकली it shows a long narrow ridge of debris material with a rounded to sub-rounded highest point in the middle, tapering downwards on either side. The debris in the medial moraine is often smoothed out by the ice as it moves over to the surface. This results in the compaction of debris by ice. Surrounded crust results more from erosive forces and the smooth movement of ice. Let me just check once again if there is any other thing that I can tell of. हमें एक चीज़ पता नहीं चाहिए कि डिपोजिशनल लैंडफॉर्म के अंदर मोरेन्स, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स के अंदर आपके क्या क्या आते हैं? मोरेन्स, ड्रमलिन्स, है ना, एस्कर्स, MDE, केम्स, आउटवॉश प्लेन, और इरोजनल के अंदर हमें पता है सर्क्स, आरिटिस, यू शेप्ड वैलीज, ये उसके अंदर आती है. ठीक है. और ग्लेशियल आइस डिपॉजिट टिल अनसॉर्टेड मटेरियल है. ग्लेशियर मेल्ट वाटर जो है वो डिपॉजिट हो जाता है स्ट्रेटिफाइड ड्रिफ्ट में. ओके. तो ये कुछ ऐसे फॉर इन्फॉर्मेशन ऐसे याद रख लो. अब 10th क्वेश्चन आ गया कि ड्रमलिन्स के रिगार्डिंग कोई चीज़ बताओ. तो दीज आर कैरेक्टराइज बाय स्मूथ एलोंगेटेड पैरेलल hills. Somewhat sounds correct, right? Because drumlins are like that. These are deposition feature, we know. Second सही है, तो यही इसमें से कोई सही है. ठीक है. And its gentler slope points toward upstream direction from which the ice advances. It's mostly found in no. It's 1 and 2 only. ये तो ऑप्शन पहले कट गए ना, क्योंकि सेकेंड फीचर इसमें बताया तो उसमें नहीं बताया हुआ. तो ड्रमलिन्स जो है वो ओवल और एलोंगेटेड हिल होती है, जो कि ये सोची गई है कि वो स्ट्रीमलाइन मूवमेंट हुई थी आपकी ग्लेशियल आइस की शीट्स के अक्रॉस रॉक डेब्रिस, उसकी वजह से फॉर्म हुई. ड्रमलिन्स जो है वो सक्सेसिव बिल्ड हुई है सेडिमेंट का टू क्रिएट अ हिल, और प्री एग्जिस्टिंग सेडिमेंट में हैव बीन डिप्लेटेड इन प्लेसेस लिविंग रेसिडुअल हिल. द जेंटल स्लोप फेस डाउनस्ट्रीम एंड द steeper slope face upstream. In this way. Okay. Now coming to the 11th question. अब इसमें हमें बताना है मैकेनिकल वेदरिंग के बारे में. तो रिमूवल ऑफ सरफेस मटेरियल, it results in easing of confining pressure on the underlying rocks.
दैट इज़ फॉर श्योर ट्रू। जब आपके सरफेस मटेरियल का रिमूवल होगा तो उसके ऊपर जो प्रेशर है वो तो कम होगा ना, तो पहली स्टेटमेंट तो सही है। उसके बाद अंडर नेचुरल कंडीशन डायलेशन ऑफ रॉक टेक्स प्लेस एट राइट एंगल टू एन इरोजनल सरफेस। डायलेशन जो है वो राइट एंगल पे हो रहा है और डायलेशन की वजह से जो क्रैक्स हैं वो भी राइट एंगल पे बन रहे हैं, ऐसा नहीं होता। जो डायलेशन की वजह से क्रैक्स होते हैं वो पैरेलल बनते हैं रीसरफेस के, ना कि परपेंडिकुलर। अब रिमूवल ऑफ सरफेस मटेरियल ड्यू टू इरोजन और अनलोडिंग इट रिड्यूसेस द कन्फाइनिंग प्रेशर। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इस प्रोसेस को प्रेशर रिलीज या फिर जो है अनलोडिंग भी कहते हैं, ठीक है। और ये रॉक को एक्सपैंड और क्रैक करने के लिए वजह से अलाउ करता है। स्ट्रेस जैसे रिड्यूस होता है तो वो रॉक एक्सपैंड करता है आउटवर्ड और परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द अनलोडिंग, दैट क्रिएट्स डायलेशन इज़ लाइक दैट। एंड डायलेशन की वजह से जो क्रैक्स बनते हैं वो पैरेलल होते हैं आपके सरफेस पे, ना कि परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसके बारे में अगर हमें और जानना होगा तो हम एक मिनट तो तो ये पूरा का पूरा जो सवाल है वो एक्सफोलिएशन अनलोडिंग इससे रिलेटेड है। मैंने आपको बताया कि डायलेशन जो है वो राइट एंगल पे होता है सरफेस के और जो क्रैक्स प्रोड्यूस करता है वो पैरेलल होता है। तो ये ट्रिकी पार्ट था। अब ज्योमेट्री एनालाइज करो, डायलेशन डायरेक्शन जो परपेंडिकुलर इरोजन सरफेस के और जो क्रैक्स बनते हैं वो पैरेलल है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, पहला और दूसरा? Okay, now coming to the 12th question, which of the following statement is not correct? इनकॉन्ग्रेंट डिसोल्यूशन जो है वो वहाँ पे होता है जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एन इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड एंड दे रिमेन इन अ सोल्यूशन। अब यहाँ पे बोल रहे हैं इनकॉन्ग्रेंट सोल्यूशन के बारे में दूसरी स्टेटमेंट, सम ऑफ द रिलीज्ड आयंस रिकम्बाइन टू क्रिएट न्यू कंपाउंड्स एंड सेकेंडरी मिनरल्स। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन के अंदर मिनरल कैटायन जो है वो सोल्यूशन में रिलीज होते हैं और फिर वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके नया मिनरल बनाते हैं, जो कि सही है। कन्वर्जन ऑफ एनहाइड्रेट टू जिप्सम इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रेशन, ये भी सही है। ओके, वो सही था। कॉन्ग्रेंट, अब मैं आपको बताती हूँ कॉन्ग्रेंट और इनकॉन्ग्रेंट केमिकल वेदरिंग, ठीक है। जो कॉन्ग्रेंट केमिकल वेदरिंग होती है ना, उसमें जो आपके कंपोनेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स हैं, सॉलिड्स हैं, वो इक्वली सॉल्युबल होते हैं और वो सोल्यूशन में सेम प्रपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं और इसमें जो वो न्यू प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो भी सेम ही होते हैं और कोई रेसिड्यू लेफ्ट नहीं होता। लेकिन इनकॉन्ग्रेंट के अंदर जो कंपोनेंट्स है सॉलिड का वो अनइक्वली सॉल्युबल होते हैं और जो नया प्रपोर्शन बनता है सॉलिड का बिल्कुल बनता है और वो अलग होता है, ठीक है। हाइड्रोलिसिस में मैंने बताया था कि रॉक एसिड वाटर से रिएक्ट करता है और प्रोड्यूस करता है क्लियर सॉल्युबल सॉल्ट, और हाइड्रेशन के अंदर तो एडिशन हो जाती है मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन दी लेयर्स। So congruent dissolution is like mineral dissolves completely, no residue is left, and incongruent is the mineral dissolves partially. Some ions enter the solution, other recombine to form a new mineral. So in this way, orthoclase feldspar kaolinite potassium SiO2 is formed like that because that's an example of incongruent melting. Okay, so if they tell कि भाई kaolinite और कैसे बना, तो वो incongruent melting की वजह से ही बना है ना। So with this, I'll end the section A and tomorrow we'll cover the different subject. So till then, take care.